अपने मुकदमे के दौरान तात्या टोपे ने ऐसी किसी योजना के अस्तित्व से इनकार किया और घटना का वर्णन इस प्रकार किया। अंग्रेज पहले ही नावों पर सवार हो चुके थे और तात्या टोपे ने उनके जाने का संकेत देने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसी क्षण भीड़ में से किसी ने जोर से बिगुल बजाया, जिससे अव्यवस्था फैल गई और जारी घबराहट में नाविक नावों से कूद पड़े। विद्रोहियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। नाना साहब, जो पास के सवदा कोठी बंगले में रह रहे थे, को इस बात की जानकारी हुई और वे तुरंत इसे रोकने के लिए आए। 115 कुछ ब्रिटिश इतिहास ये स्वीकार करते हैं कि ये दुर्घटना या त्रुटि का परिणाम हो सकता है। किसी ने गलती से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से गोली चलाई। घबराए हुए अंग्रेजों ने गोलीबारी शुरू कर दी और नरसंहार को रोकना असंभव हो गया। जीवित महिलाओं और बच्चों को नाना साहिब ले जाया गया और फिर पहले सावदा कोठी में और फिर स्थानीय मजिस्ट्रेट के क्लार्क के घर बीबीघर में कैद कर दिया गया। 116 जहां वे फतेहगढ़ से शरणार्थियों से मिल गए। कुल मिलाकर 5 पुरुषों और 206 महिलाओं और बच्चों को लगभग 2 सप्ताह तक बीबीगढ़ में बंदी बनाकर रखा गया था। एक सप्ताह में 25 को पेचिश और हैजा से मृत बाहर निकाला गया। 112 इस बीच इलाहाबाद से आगे बढ़े एक कंपनी राहत बल ने भारतीयों को हरा दिया और 15 जुलाई तक ये स्पष्ट हो गया कि नाना साहिब कानपुर को पकड़ नहीं पाएंगे और नाना साहिब और अन्य प्रमुख विद्रोहियों द्वारा निर्णय लिया गया कि बंधकों को मार दिया जाना चाहिए। सिपाहियों द्वारा इस आदेश का पालन करने से इनकार करने के बाद 2 मुस्लिम कसाई, 2 हिंदू किसान और नाना के अंगरक्षकों में से एक बीबीगढ़ में घुस गया। 117 नरसंहार के बाद दीवारें खून से सने हाथों के निशानों से ढकी हुई थी और फर्श मानव अंगों के हिस्सों से अटा पड़ा था। 118 मृतकों और मरने वालों को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया। जब 50 फुट 15 मीटर गहरा कुआं 6 फीट 1.8 मीटर के भीतर अवशेषों से भर गया। 119 तो बाकी को गंगा में फेंक दिया गया। इतिहासकारों ने क्रूरता के इस कृत्य के लिए कई कारण बताए हैं। जब कंपनी की सेना कानपुर के करीब पहुंच रही थी, तो कुछ लोगों का मानना था कि अगर बंधकों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा तो वे आगे नहीं बढ़ेंगे, या शायद ये सुनिश्चित करने के लिए था कि कानपुर के पतन के बाद कोई सूचना लीक न हो। अन्य इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि हत्याएं अंग्रेजों के साथ नाना साहिब के संबंधों को कमजोर करने का एक प्रयास था। 117 शायद ये डर के कारण था, कुछ कैदियों द्वारा पहले की गोलीबारी में भाग लेने के लिए पहचाने जाने के डर से। महिलाओं और बच्चों की हत्या ने सिपाहियों के खिलाफ ब्रिटिश रवैये को और सख्त कर दिया। ब्रिटिश जनता स्तब्ध थी और साम्राज्य विरोधी और भारत समर्थकों ने अपना पूरा समर्थन खो दिया। शेष संघर्ष के लिए कानपुर ब्रिटिश और उनके सहयोगियों के लिए युद्ध का नारा बन गया। विद्रोह के अंत के करीब नाना साहब गायब हो गए और यह ज्ञात नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। अन्य ब्रिटिश विवरण 121, 122, 123 बताते हैं कि बीबीगढ़ में हत्याओं से 2 सप्ताह पहले, लेकिन मेरठ और दिल्ली दोनों में हत्याओं के बाद जून की शुरुआत में अंधाधुंध दंडात्मक उपाय किए गए थे, विशेष रूप से मद्रास फ्यूजिलर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील द्वारा, जो इलाहाबाद में कमांडिंग कर रहे थे जब वे कानपुर की ओर बढ़ रहे थे। फतेहपुर के नजदीकी शहर में एक भीड़ ने स्थानीय ब्रिटिश आबादी पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस बहाने नील ने ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे के सभी गांवों को जलाने और उनके निवासियों को फांसी लगाने का आदेश दिया। नील के तरीके क्रूर और भयानक थे। 83-53 और आबादी को डराने से बहुत दूर, पहले से निर्णीत सिपाहियों और समुदायों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। नील 26 सितंबर को लखनऊ में कार्रवाई में मारे गए और उन्हें कभी भी उनके दंडात्मक उपायों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया। हालांकि समकालीन ब्रिटिश स्रोतों ने उन्हें और उनकी वीर नीली टोपियों की प्रशंसा की। जब अंग्रेजों ने कानपुर को वापस अपने कब्जे में ले लिया, तो सैनिक अपने सिपाही कैदियों को बीबीगढ़ ले गए और उन्हें दीवारों और फर्श से खून के धब्बे चाटने के लिए मजबूर किया। 124 फिर उन्होंने सिपाही कैदियों में से अधिकांश को फांसी पर लटका दिया या तोप से उड़ा दिया।